तो चैप्टर 6 में ज्यादा कुछ है नहीं। म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड, प्रेफरेंस एंड रिस्क प्रोफाइल, बहुत इजी है। रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। स्कीम सिलेक्शन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ म्यूचुअल फंड, selection of mutual fund scheme offered by different AMC or within the scheme category, selecting option in mutual fund scheme और do and don'ts while selecting mutual fund scheme, ठीक है। अगर आप सीरियसली अगर इसको एज अ करियर देख रहे हैं तो आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये 300 पेज की जो बुक है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से रीड करिए, नॉलेज गेन करिए, जो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में, ठीक है। अगर आप एग्जाम पास कर लेते हैं एनी हाउ लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं है तो आपसे आपको आज के डेट में क्लाइंट्स आपसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज होता है क्योंकि वो अपने अपने पैसे की एसआईपी करने वाले हैं, ठीक है। तो नॉलेज गेन करिए तब आपको इसमें ब्राइट करियर मिल सकता है, ठीक है। नॉलेज, ठीक है। फिर ये अपेंडिक्स है, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। केवाईसी, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, फॉर्मेट ऑफ स्कीम सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ग्लोबल म्यूचुअल फंड और इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इजी गाइड ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। प्रोसेस ऑफ आधार ई केवाईसी फॉर इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये सब बहुत डिटेल और बहुत लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि लोग चाहते हैं कि अपने को शॉर्टकट हो जाए, तो मैं आपको शॉर्टकट में ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये डिटेल में एक एक लाइन पढ़ाना थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ कि अगर आपका एग्जाम अभी आने वाले टाइम में कभी भी होगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको स्क्रीन दिख रही होगी, ये शॉर्टकट है। मैं इसको आप अगर आपको चाहिए होगा तो मुझे मैसेज करिएगा व्हाट्सअप। प्रेफरेंस एंड रिस्क, तो नीड क्या है? ग्रोथ जिनको चाहिए उनके लिए इक्विटी स्कीम होती है। रेगुलर इनकम चाहिए तो डेप्ट स्कीम होती है। लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स होते हैं, ठीक है। फिनेंशियल गोल लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान, चिल्ड्रन एजुकेशन, या आपको कुछ खरीदना है, ठीक है। आपको कुछ खरीदना है वो तो, या कुछ आपका प्लानिंग है कि नहीं मुझे मोबाइल फोन खरीदना है या आने वाले टाइम में कार खरीदनी है, तो डिपेंड करता है। तो रिस्क प्रोफाइल होता है नीड टू टेक अ रिस्क, डिपेंड ऑन गोल। तो आपको वेल्थ क्रिएट करना है या प्रिजर्व करना है अपना कैपिटल। वेल्थ क्रिएट और कैपिटल को बचाना ये अलग अलग चीज है, ठीक है। एबिलिटी टू टेक अ रिस्क, आपकी एज जितनी कम होगी आप उतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। इनकम जितनी हाई होगी उतना उतना आपको डिपेंड करता है कि आप रिस्क कैसा लेना चाहते हो। एग्जिस्टिंग असेट्स कितने हैं आपके पास, ठीक है। फिर विलिंगनेस टू टेक अ रिस्क, आप कितने कंफर्ट में हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। आप तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के अनुसार आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है ये डिपेंड, ठीक है। जो कोर पोर्टफोलियो जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं वो डाइवर्सिफाइड होते हैं, इक्विटी लार्ज कैप में होते हैं। दूसरा होता है टेक्टिकल इन्वेस्टमेंट, जो सेक्टोरल या थीमेटिक फंड होते हैं, ठीक है। फिर रिस्क लेवल इन म्यूचुअल फंड, जो लोअर लो रिस्क रिटर्न होते हैं वो ओवरनाइट होते हैं, लिक्विड होते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट होते हैं, ठीक है। मॉडरेट रिस्क यानी कि हाइब्रिड, जिसमें केवल इक्विटी और डेब्ट होगा, ठीक है। हायर रिस्क हायर रिटर्न में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप।
यानी कि आपका रिस्क, आप स्मॉल कैप में अगर जाते हैं तो आपका रिस्क ज्यादा होगा, लार्जर कैप में थोड़ा रिस्क कम होता है, तो जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अब डेब्ट फंड में क्या होता है, रिस्क क्या होता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क होता है कि आप कितने समय के लिए ले रहे हैं, और आपका जो फंड है वो कितना सेंसिटिव है अगर रेट चेंजेस होते हैं तो। क्रेडिट रिस्क है कि आपने जो बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड में लिए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, क्वालिटी क्या है, अगर अच्छी क्वालिटी का बॉन्ड नहीं ले रहे हो तो हो सकता है कि वो पेमेंट में डिफॉल्ट कर जाए, तो आपको क्रेडिट रिस्क हो सकता है। ठीक है, इक्विटी फंड में रिस्क क्या होता है, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा होता है, मिड कैप में फिर थोड़ा कम होता है, लार्ज कैप सबसे ज्यादा रिस्क होता है स्मॉल कैप। ठीक है, मिड कैप मीडियम रिस्क और लार्ज कैप में कम रिस्क होता है। रिस्कोमीटर एक है, इसको याद रखिएगा, विजुअल टूल टू शोइंग स्कीम रिस्क। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड देखे होंगे तो आज के डेट में रिस्कोमीटर दिखाता है, और ये रिस्कोमीटर आपके एग्जाम में भी आएगा, आ सकता है। तो उसमें ये दिखाता है कि लाल बत्ती जल रही है, ग्रीन बत्ती जल रही है, या येलो न्यूट्रल है। तो उसके अनुसार पता चलता है कि आपने जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसका रिस्क कितना है। ठीक है, फिर होता है एक्टिव फंड। एक्टिव फंड को मैनेज करते हैं फंड मैनेजर। ठीक है, इसमें कॉस्ट हाई होती है, रिस्क भी हाई होता है, बट इसकी पोटेंशियल होती है बेटर रिटर्न की। ठीक है, कॉस्ट हाई क्यों होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, वो आपको बियर करना होता है। फिर मान लीजिए, यानी मेन तो फंड मैनेजर और उनकी टीम का एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन रिस्क आपको रिटर्न जो मिलता है वो बेटर रिटर्न मिलता है। ठीक है, फिर होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड क्या होता है कि इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, या ईटीएफ होता है। इसमें कुछ नहीं होता, ज्यादा खर्चे नहीं आते हैं, लो कॉस्ट लगता है। फंड मैनेजर का कोई नो फंड मैनेजर बायस, यानी कि फंड मैनेजर का ज्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है, फिर होता है ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में हायर ग्रोथ कंपनीज में अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क हायर होता है। वैल्यू फंड में अपन अंडर वैल्यू कंपनीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क मॉडरेट होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो के टर्नओवर से क्या पता चलता है कि हायर टर्नओवर मींस मोर ट्रेडिंग। ठीक है, कैन लीड टू हायर कॉस्ट। फंड एज, लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड गिवन बेटर परफॉर्मेंस, यानी कि कोई ऐसा फंड है जो 10-20 साल से अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जितना अच्छा रहेगा उतना आप उसके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। कोई न्यू फंड आया तो उसके बारे में तो आपको पता नहीं है, तो फिर ये सब चीजें भी देखनी पड़ो। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर बाय डिफरेंट एएमसी और विद इन द सेम। तो उसमें क्या देखते हैं अपन, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, फंड मैनेजर का रेपुटेशन कैसा है, पोर्टफोलियो की क्वालिटी कैसी है, एक्सपेंस रेशो कैसा है, ज्यादा एक्सपेंस तो नहीं ले रहा है। ठीक है, तो इतने यहाँ पे कुछ ऐसी अगर चीजें हो जो आपको नहीं समझ में आएगी तो प्लीज आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैं आपको अनम्यूट भी कर दूंगा कि अगर आपको कोई चीजें समझ में नहीं आ रही है तो। ठीक है, बहुत इजी इजी चीजें हैं, लेकिन अपन क्या करते हैं कि अपन स्टडी ही नहीं करते। ठीक है, अपन क्या करते हैं, आने वाले समय के लिए उसको, ठीक है इस महीने नहीं अगले महीने एग्जाम दे देंगे, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। लेकिन 300 पेज की बुक है, अगर पर डे भी अगर 20-20 पेज भी अगर आप पढ़ते हो, 10 पेज 10 पेज, एक बुक की 10 पेज भी पढ़ते हो, तो महीने भर में आप 300 पेज कंप्लीट कर जाओगे। और मैं ये नहीं मानता कि आप में से किसी के पास 10 पेज पढ़ने का भी टाइम ना हो। 10 मिनट्स टाइम नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, या 10 पेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, हार्डली 10 मिनट या 15 मिनट। ठीक है, लेकिन वही है कि अपन आने वाले समय के लिए बहुत सारी चीजें को टालते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज अगर समझना है तो प्लीज पूछते रहिएगा।
मैं आपको और डिटेल में भी बता सकता हूँ। ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन सेलेक्टिंग ऑप्शन इन म्यूचुअल फंड स्कीम। पहला होता है ग्रोथ ऑप्शन, पोर्टफोलियो प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, इसमें लंबे समय में हायर वेल्थ क्रिएट होती है। फिर होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, अर्लियर कॉल्ड इसको बोलते थे डिविडेंड ऑप्शन, ठीक है। पे आउट मोड मेड होता है, इसमें वेल्थ नो नॉट आइडियल फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन, यानी कि जो इनकम आई उसका आपने पे आउट ले लिया, ठीक है। फिर होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, बेटर ऑप्शन देन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल फॉर रेगुलर इनकम, ठीक है। फिर टैक्स इम्पैक्ट, दोनों का टैक्स इम्पैक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। फिर डू एंड डोंट वाइल सेलेक्टिंग म्यूचुअल फंड, आपको पहला करना है मैच स्कीम टू इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल, आपको इन्वेस्टर का रिस्क देखना है, उसकी एज देखनी है, उसकी इनकम देखनी है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान देना है, ठीक है। स्टिक टू प्लान असेट अलोकेशन, जो आपने प्लान किया उसी में स्टिक रहना है, आपको स्कीम का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी अच्छे से आना चाहिए और आप इन्वेस्टर्स को भी समझा सकें, ठीक है। ठीक है, फिर डोंट चेस पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस को ब्लाइंडली नहीं देखना है, और टैक्स और लोड्स जो होते हैं ना उसको इग्नोर नहीं करना है, टैक्स और लोड यानी कि जो एक्सपेंस कॉस्ट होता है ना उसको, ठीक है। ये मैंने इजी वे में आपको बता दिया। और अवॉइड ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड या फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट करा दिया है तो वो भी गलत, ठीक है। डेवलप अ रिटर्न मेथोडोलॉजी फॉर फंड सिलेक्शन एंड स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। एग्जाम पॉइंट से रिस्कोमीटर क्या है, सिंप्लीफाइड सेबी टूल फॉर इंडिकेटिंग स्कीम रिस्क, कोर पोर्टफोलियो मीन्स लॉन्ग टर्म और लेस रिस्की, सैटेलाइट पोर्टफोलियो मीन्स शॉर्ट टर्म और टेक्टिकल बेट, इंडेक्स फंड यानी पैसिव फंड, ठीक है, जो इंडेक्स को कॉपी पेस्ट करता है, यानी कि जस्ट उसका हूबहू फंड बनाते हैं, उसमें कॉस्ट कम लगता है, ठीक है। एक्सपेंस रेशो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्टिंग लो कॉस्ट फंड, ठीक है। टैक्सेशन में डिविडेंड में आपको टैक्स लगेगा और जो भी आपका कैपिटल गेन होगा उसमें आप टैक्सेशन आपको लगेगा, ठीक है, जो भी जिस भी आप स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर एमसीक्यूज है, कोई बता सकता है आंसर कि इसको मैं दे दूंगा आप लोगों को। स्कीम सिलेक्शन शुड प्राइमरली बी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर नीड प्रेफरेंस एंड रिस्क प्रोफाइल, विच फंड इज मोर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर नीडी इमीडिएट लिक्विडिटी, तो लिक्विड फंड। रिस्कोमीटर इंडिकेट रिस्क लेवल ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है, इसके आंसर भी दिए गए हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, तो उसका आंसर है इंडेक्स फंड। सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन सोनली ऑन हाई पास्ट रिटर्न इज अ रॉन्ग अप्रोच, आप कोई भी म्यूचुअल फंड को पास्ट के परफॉर्मेंस से कैलकुलेट करके अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। इन केस ऑफ इन्वेस्टर नीड रेगुलर इनकम सुटेबल स्कीम इज IDCW, ठीक है, डिविडेंड ऑप्शन ऑफ अ डेब्ट फंड, ठीक है, जिसको रेगुलर इनकम चाहिए सुटेबल, है ना। अ कोर पोर्टफोलियो यूजली कंसिस्ट ऑफ डाइवर्सिफाई लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है। Which investment strategy attempt to capitalize on short-term opportunity is tactical assets allocation, ठीक है। Which is more cost effective for investor, index fund, क्योंकि इंडेक्स फंड में पैसे ज्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है, इंडेक्स फंड में ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है। Which risk is higher in small cap market volatility, जहां मार्केट वोलेटाइल होता है सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड्स की पिटाई होती है, ठीक है, आप देखे होंगे। Which plan is better for wealth creation? Growth option. Over diversification of mutual fund lead to difficulty in managing portfolio, ठीक है। Which factor should not be considered while selecting a mutual fund? Peer pressures,
ठीक है, आपको एक्सपेंस रेशो देखना है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है, फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखनी, लेकिन पीयर प्रेशर नहीं देखना। सबसे कम लोवेस्ट रिस्क किसमें होता है? लिक्विड फंड में। ठीक है, विच वन इज नॉट अ रिकमेंडेड स्टेप इन म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन? लुकिंग ओनली अ 1 ईयर रिटर्न। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखते हो तो कोई भी, आज कोविड के बाद से 1 साल का अगर रिटर्न देखोगे तो बहुत सारे फंड्स में रिटर्न बहुत हाई दिखा रहा था। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। ठीक है, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये बताइए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, एक एक करके ही क्वेश्चन पूछिएगा तो मेरे लिए इजी होगा। ठीक है, क्या ऐसी स्टडी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी अगर आपके एग्जाम 1 वीक के बाद है तो? ये सब जो मटेरियल्स मैं दे रहा हूँ, ये आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप अभी से आपका मान लो एग्जाम 1 महीने बाद भी है तो आप इसको पढ़ रहे हैं। आप पहले बुक को पढ़िए अच्छे से। ठीक है, बुक को स्टडी करिए, डिटेल में स्टडी करिए, उसके बाद आप इसको रिवीजन के लिए यूज करिए। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यस सर, हेल्पफुल है सर। है ना? लेकिन अपन क्या सोचते हैं, किसी को पढ़ लो, आज के डेट में कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। कोई गारंटी है? नहीं सर। थोड़ा एग्जाम डिफिकल्ट हो गया, लोग 50 नंबर्स भी नहीं आ रहे हैं। क्यों पता है उसका रीजन? क्योंकि मैं जो स्टेप बताता हूँ उसको फॉलो ही कोई नहीं करता है। यानी कि ठीक है, सबके अलग प्रॉब्लम होंगे, कुछ लोग स्मार्ट भी हैं पढ़ाई में, लेकिन जिनके नंबर आए हैं, मेरे एक दो स्टूडेंट्स के नंबर एक के आए थे 92, तो उन्होंने डिटेल स्टडी की। ठीक है, अब मैंने उनको बोला सर ये आपकी लगन है, आपकी ये जो लगन है, आपने मेहनत जो की है, उसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट है। मैं तो केवल गाइड कर सकता हूँ आप, या कोई भी टीचर या कोई मेंटर आपको गाइड कर सकता है कि सर जी आपको इस रास्ते में जाना है और ये स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप तो आप ही को फॉलो करने हैं ना। ठीक है, तो ये और भी क्वेश्चंस हैं, इसको मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और ये कुछ टिप्स भी मैंने बनाए हैं। और ये जो क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चन, ठीक है, इसके आंसर आखिरी में दिए गए हैं। ठीक है, ये लास्ट में दिया है 25। ठीक है, ये आंसर की इसमें है। ठीक है, और इसको पहले आंसर मत देखना, पहले इसको अटेम्प्ट करना उसके बाद। ठीक है, अगर आपका नंबर 20 से 25 आ रहा है तो आप रेडी हो एग्जाम के लिए। 15 to 19 आ रहा है तो माइनर रिवीजन चाहिए। 10 to 14 आ रहा है तो थोड़ा सा रिवीजन करना है आपको की कॉन्सेप्ट, और 10 से नीचे आ रहा है तो आप तो भूल जाओ कि एग्जाम देना भी है आपको।